नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 18वीं लोकसभा कई ऐसी चीजें लेकर आया है जो कि फर्स्ट कही जा सकती हैं, सर्वप्रथम घटित हो रही हैं। जैसे कि 46 सालों बाद स्पीकर के पद पर चुनाव और बहुत से लोग जो कि ओम बिरला को नहीं चाहते थे कि वो स्पीकर बने, तो जैसे ही उनके नाम का प्रस्ताव आया तो तेज आवाज में नो कह करके अपनी भावना उन्होंने व्यक्त की। ये इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि उन्हीं ओम बिरला साहब को लेकर के जितना विवाद पिछले सेशन में कांग्रेस की तरफ से किया गया था, खासतौर पर तब जब 150 सांसदों के करीब निष्कासित कर दिए गए थे, उन्हें दोबारा बनाए जाने पर एक रोष का जो प्रदर्शन था वो दरअसल आगाह करने की कोशिश थी। और राहुल गांधी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो सबसे बड़ी बात होती है संसद की वो ये होती है कि विपक्ष की आवाज को सुना जाए। राहुल गांधी की ये जो बात है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर कही गई, और ये भी अपने आप में प्रथम है क्योंकि कांग्रेस को पिछले 10 सालों से नेता प्रतिपक्ष का जो पद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो प्राप्त ही नहीं हो पाया था। तो पहली दफा ये भी एक चीज देखी जा रही है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन 10 सालों बाद भारत की संसद में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस को वो आंकड़ा ही नहीं आया था पिछले 2 चुनाव में कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष बना पाए। एक और सर्वप्रथम वाली चीज सामने जो आई है कि बलराम जाखड़ के बाद, यानी कि 4 दशकों के अंतराल के बाद स्पीकर साहब लगातार स्पीकर बने हों, ऐसी परिस्थिति आई है पिछले भी सदन में और इस सदन में भी। तो ये भी अपने आप में सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो 23 साल तक सत्ता में रह चुके हैं, 23 साल यानी कि 12-13 साल वहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 23 साल सत्ता में रहे, हमेशा बहुमत की उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन इस बार वो बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं। ये पहली दफा होगा जब उन्हें आंकड़ों के खेल में दूसरों पर डिपेंड हर बार करना पड़ेगा, वो जो उनकी पार्टी के नहीं है। हालांकि एनडीए का प्री पोल अलायंस है और मिलकर जीते हैं, और ये जो 293 का आंकड़ा कहा जा रहा है कि एनडीए के पास है, वो आंकड़ा हमेशा साथ रहेगा, दावा ये है। लेकिन राजनीति में कल का नहीं पता होता है। तो 2 मुख्य किरदार जो उभर कर सामने आ रहे हैं, एक अपने आप को मजबूत महसूस करता हुआ किरदार राहुल गांधी का, जो कांग्रेस की बढ़ी हुई सीट, और बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है, उनके विरोधी जो कहते हैं उसमें भी दम है, क्योंकि 52 से 99 हुए, उसमें वायनाड रिजाइन कर दिया तो फिलहाल 98 है। प्रियंका गांधी जब जीत के आएंगी तो फिर 99 हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सीट संख्या जो बढ़ोतरी हुई है तो उसमें ये पद लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मिला। और अगर आप ब्रिटेन में जो सिस्टम होता है उसके अनुसार देखें तो शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है विपक्ष के नेता को। वो प्रधानमंत्री की परछाई के तौर पर होता है, वो देखता रहता है कि प्रधानमंत्री क्या वो कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए और क्या वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और उस हिसाब से वो अपनी लगातार प्रतिक्रियाएं देता रहता है। क्योंकि भावना ये होती है कि जब सत्ता पक्ष अपने काम की वजह से दोबारा विश्वास हासिल नहीं करेगा जनता का, तो फिर विश्वास विपक्ष के नेता को मिलेगी, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और इसीलिए शैडो प्राइम मिनिस्टर विपक्ष के नेता इंग्लैंड में कहलाते हैं। हमारे यहाँ उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन भावना तो वही है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी दफा, और उन्हें चैलेंज करने के लिए उनके सामने खड़े राहुल गांधी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत ही दिनों से कहीं ना कहीं पर्दे के आगे पीछे हो रही थी, पर इस स्थिति में साफ तौर पर सामने नहीं आई थी, लेकिन आज की तारीख में वो सामने है। राहुल गांधी ने नया पद स्वीकार कर लिया है, तो ऐसे में आज जब वो पहला स्पीच दे रहे थे तो वो संकल्प क्या थे।
आज जब वो लोगों को ये बता रहे थे कि मैं नेता विपक्ष हो चुका हूं, तो वो किस तरह से इस जिम्मेदारी में, जो कि अभी तक वो निभाते आए थे, इजाफा करने वाले थे। क्योंकि अभी भी वो नेता विपक्ष भले कहलाते ना हो, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता तो वही थे। तो उन्होंने शाम होते होते एक वीडियो जारी किया और बताने की कोशिश की कि दरअसल वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं और किस तरह के एजेंडाज उनके दिमाग में आज की तारीख में है, जब ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है। पहले जरा उनकी बातों को सुन लेते हैं। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। राहुल गांधी का ये जो कथन है कि मैं आपकी आवाज बनकर संसद में रहूंगा, जाहिर है हर सांसद अपने जो वोटर्स होते हैं उनकी आवाज बनता है। लेकिन इस बार जो आवाज है वो मैंडेट की आवाज है। मैंडेट जो कि इस बार बहुमत किसी को नहीं देता है, न भारतीय जनता पार्टी को, न वो जो संगठित विपक्ष था उसको। और ये अपने आप में एक संदेश भी लेकर के आता है। संदेश ये कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत न पाने के बावजूद सरकार बनाने में सक्षम है। तीसरी दफा प्रधानमंत्री फिर से बन गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमजोर नहीं किया है विपक्ष को मौका दिया है। विपक्ष को यह मौका दिया है कि आप आगे बढ़कर वो जो कोशिशें आपकी हैं उसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार की नीतियों को चेक करिए, और अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा काबिल हैं तो परफॉर्म करके दिखाइए, ताकि अगले चुनाव में हम आपको मौका दे सकें। ये एक नायाब संदेश है जो कि इस बार सामने वोटर्स की तरफ से संसद को दिया गया है। और देखिए किन किन जगहों पर राहुल गांधी अपने उस प्रदर्शन को दर्शा सकते हैं। संसद में तो जाहिर है वो बोलेंगे और उनकी बात में इस बार ज्यादा वजन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब खड़े होते हैं बोलने के लिए तो फिर स्पीकर महोदय को भी उन्हें देनी पड़ती है जगह, उनकी आवाज को सुनना पड़ता है। वो कभी भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलॉटेड टाइम जो होता है डिबेट में सिर्फ उसी वक्त बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष, बल्कि कभी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी मौके होते हैं जबकि आप नेता प्रतिपक्ष को पाएंगे कि वो अपने शक्ति का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं वो देश की दशा दिशा तय करने वाला होगा। जैसे कि नियुक्तियां, बहुत ज्यादा लोगों को कोफ्त होती है कि आखिर चुनाव आयुक्त इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है उसमें भूमिका नेता प्रतिपक्ष की होती है। वो कितनी गंभीरता से और कितनी तैयारी से उस मीटिंग में बैठता है जिसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और कुछ और लोग होते हैं। अब इस बात पर निर्भर करती है कि अपनी बात को कहने के लिए वो किस तरह की तैयारी करता है। उसकी बात सुनी जाएगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन वजनदार तरीके से अगर बात कही जाएगी तो उसे नकारना भी आसान नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष की वो ताकत आज की तारीख में राहुल गांधी के पास होगी। राहुल गांधी के पास इसके अलावा और भी नियुक्तियां हैं जिसमें उनकी भूमिका होगी। मसलन जो सूचना आयोग है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, केंद्रीय सूचना आयोग, इस बारे में उनसे भी राय ली जाएगी। उस बैठक में वो भी बैठेंगे जिसमें नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री बैठेंगे। सीबीआई का प्रमुख कौन होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसकी नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री के साथ राहुल गांधी बैठेंगे। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो सतर्कता और निगरानी आयोग है उसके लिए भी नियुक्ति जो होगी उसके मुखिया की, उसमें बैठेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
उसके चेयरमैन की भी जो नियुक्ति होगी उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी होगी। अपनी बात को वो कैसे रखते हैं, उनकी बात जाहिर है कि वो विपक्ष के नेता है, तो आंकड़ा और संख्या बल हमेशा ऐसी बैठकों में सरकार की तरफ झुका रहता है, लेकिन बहुत आसानी से नेता विपक्ष की बात को हर बार काट देना आसान नहीं होता है, या फिर किसी अपने व्यक्ति को बना डालना ये भी उतना आसान नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष की इन ताकतों की वजह से ही उसे कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा दिया गया है, और एक संवैधानिक पद है जो कि आज की तारीख में राहुल गांधी के पास आ गया। ऐसे में प्रधानमंत्री को अब क्या फेस करना पड़ सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री अभी तक जिस तरह से सरकार चलाते आए थे उसमें संख्या बल की जो भूमिका थी वो बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ती थी। कोई भी बिल जो उन्होंने पेश किया उसका पारित होना तय था। ज्यादातर बिल जो पारित हुए वो बिना स्टैंडिंग कमेटी के पास गए पारित हो गए। आप जानते हैं संसद में एक परंपरा होती है कि कोई भी कानून अगर बनाना है तो आप उसे कैबिनेट से के द्वारा पारित किए जाने के बाद संसद में पेश करते हैं, और संसद में एक स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी, जो कि कुछ सांसदों की होती है, 10 या 15 सांसदों की, जो उस विषय विशेष पर अध्ययन करता है, सरकार के बिल को, कानून को पढ़ता है, फिर उसमें कुछ अगर ज़रूरत है तो सलाह देता है और फिर से वापस वो संसद के पटल पर आता है। लेकिन बहुत से कानून गए ही नहीं, संसद के पटल पर गए और फिर वहीं से पारित हो गए, स्टैंडिंग कमेटी गई ही नहीं। तो इस बार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग कमेटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी वित्त की हो, चाहे वो गृह की हो, चाहे वो रक्षा की हो, ये तमाम स्टैंडिंग कमेटी, चाहे वो कानून की हो, इन सबों को तरजीह देना पड़ेगा। ऐसे में जबकि विपक्ष के पास संख्या बल है और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी आज की तारीख में वाजिब तरीके से भरी हुई है, उनकी बातों को नकारना बहुत आसान नहीं होगा। जो एजेंडाज है भारतीय जनता पार्टी की, धारा 370 पूरी हो गई, राम मंदिर पूरी हो गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अपने आप में एक ऐसा मसला है जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है। आपको याद होगा पालनपुर अधिवेशन, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 3 कोर एजेंडा तय हुए थे, 2 पूरे हो चुके हैं। क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोर एजेंडा पूरा कर पाएगी सरकार, और किस तरह की निगरानी, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको कोई ज़बरदस्ती या अपने आंकड़ों के दम पर पारित करा ले जाए। और ऐसे में जाहिर है कि नेता प्रतिपक्ष और जो संख्या बल है विपक्ष का, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हर बार आप फर्ज मानिए कि विपक्ष की तरफ से अपील की जाएगी टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों को कि आखिर आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरह सोचते हैं। और ये संभव है कि कई दफे एक नैतिक सवाल खड़ा करने में विपक्ष सफल रहेगा जब ऐसे विवादास्पद मसलों को लेकर के सरकार सदन में आएगी। तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो प्रधानमंत्री की भूमिका सब कुछ ऊपर से वैसा ही, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत बदलाव ज़रूर दिखेगी। ऐसे में जबकि वो आंकड़े जो कि पहले हमेशा आते रहे प्रधानमंत्री को इस बार नहीं आए हैं, पर राहुल गांधी की जो भूमिका है वो इस कमी को और ज़्यादा रेखांकित करती है। एक तरफ आंकड़ों की कमी सरकार को और उसे एनडीए का सहयोग लेना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पहले नहीं था नेता प्रतिपक्ष का पद, वो आज की तारीख में हाथ में राहुल गांधी के आ गया है। तो ऐसे में जो भूमिका है राहुल गांधी की वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है जहाँ तक इस सदन का सवाल है। ऐसे में जबकि उन्होंने उस भूमिका को स्वीकार भी कर लिया है। पर राहुल गांधी के मामले में एक और बात कहनी पड़ेगी, वो ये कि राहुल गांधी पर खुद ही नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है, वो उन्होंने बेल सीख कर रखी है, वो जमानत पर है। तो क्या इस तरह की जो बातें हैं वो आने वाले दिनों में आड़े आ सकती हैं? कई ऐसे भी मामले हैं जो कि उनकी नागरिकता को लेकर के भी हमारे देश में चल रहे हैं, क्या उनको लेकर के भी कुछ आने वाले दिनों में दिक्कतें हो सकती हैं? ये तमाम प्रश्न अभी है जो कि सामने आने वाले दिनों में सवाल खड़े कर सकते हैं, बहस को जन्म दे सकते हैं। अगर कोर्ट्स में
ये जो मामले हैं, कुछ अलग तरह के फैसले अचानक चले आते हैं। आपको याद होगा एक बार कैसे उनकी सदस्यता ही चली गई थी और वो जो मोदी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कुछ ऐसे अंदाज में किया था जो लोगों को पसंद नहीं था, मोदी समाज के लोगों को, और उस कारण से उनकी सदस्यता चली गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट से रिस्टोर हुई थी। तो वो तमाम प्रकरण तो है ही, पर सियासी तौर पर मोदी बनाम राहुल एक ऐसे फ्रेम के रूप में 18वीं लोकसभा में दिख रहा है जो कि कहा यही जा सकता है कि जो गैर भाजपा मत हैं उन्हें एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्थान के रूप में नेता प्रतिपक्ष का पद जो है, उनकी बातों को कहने वाला, उनकी भावनाओं को तरजीह देने वाला एक संस्था जैसा कुछ मिल गया है जो पिछले 2 लोकसभाओं में नहीं था। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के सामने। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री आज भी हैं, लेकिन वो स्थिति जो पहले थी वो वाली स्थिति थोड़ी कमज़ोर तो हुई ही है। और ऐसे में ये दोनों महानुभाव मिलकर के देश को कैसी दिशा देते हैं, क्या टकराव की स्थिति बनी रहती है। इमरजेंसी के सवाल पर वो टकराव पहले ही दिन दिख गया। बहुत लोगों को ये लगा कि इमरजेंसी की बात कहनी चाहिए थी। क्या पहले ही दिन चाहते थे सत्तापक्ष के लोग कि कुछ इस तरह का बवाल हो जाए। पता नहीं क्या मामला था। 25 जून को याद किया गया और फिर कांग्रेस को बैकफुट पर डालने की कोशिश की गई, क्योंकि बार बार कांग्रेस संविधान के प्रति लेकर के हर दिन लहरा रही है और जताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है और हम इन्हें घेरेंगे। आने वाले दिनों में कई मसले हैं जो घेरने के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। कास्ट सेंसस, जाति जनगणना तो होनी है। जातीय जनगणना क्या सरकार करवाएगी? इसके लिए वो हामी भरेगी क्या? ये प्रश्न होगा जिसके ऊपर तमाम विपक्ष के लोग घेरेंगे। ऐसे में जबकि राज्य दर राज्य ये चाहते हैं, आज ही तमिलनाडु की असेंबली ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि कास्ट सेंसस करवाए केंद्र सरकार। इसके अलावा और भी मसले हैं, जैसे कि स्पेशल स्टेटस, जो कि मांग होगी आंध्र प्रदेश और बिहार की। इस पर क्या करेंगे? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस तरह से इन मुद्दों को उठाएंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर इन मुद्दों को किस तरह से पूरा करेंगे? आखिर ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जो फ्रेम टू फ्रेम प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को एक दूसरे के सदृश सामने आमने लाएंगी और देखना ये पड़ेगा कि परफॉर्मेंस किसका बेहतर होता है। आखिर में एक चीज बोली गई और वो आप दर्शकों से साझा करना जरूरी है। ये भी कहा गया कि जब 25 जून 1975 को याद किया गया तो फिर 25 जून 1983 को क्यों नहीं? आप जानना चाहेंगे 25 जून 1983 को क्या हुआ था? भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव की टीम ने विश्व कप क्रिकेट जीता था। वो जीत जिसकी आदत उस दिन पड़ी और उसके बाद हमें हमेशा लगता है कि कोई भी टूर्नामेंट हम जीते, चाहे वो T20 अमेरिका में चल रहा है वही क्यों ना हो, हम जीते। क्या उसे भी याद किया जाना चाहिए था? आज जब 25 जून को याद किया गया था तो इस 25 जून को भी याद किया जाना चाहिए था क्या? ये प्रश्न है जो आपके हिस्से के लिए मैं छोड़े जा रहा हूं। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए आप बताते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।